लेकिन एक और विषय पर मैं आज ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ दिन पूर्व आसाम के अंदर बांग्लादेशियों ने जिस प्रकार से हुड़दंग मचाया, आसाम के अस्तित्व को ललकारा, भारत के सार्वभौमत्व को ललकारा, और देश के प्रधानमंत्री उसी आसाम से संसद में चुन करके आते हैं। जिस आसाम के सांसद देश के प्रधानमंत्री हो, उस देश में ये फॉरेनर बांग्लादेशी अपना हक जमाने की कोशिश करे और दिल्ली की सरकार चुप हो, ये एक घटना मेरे सामने आती है। दूसरी घटना, देश की संसद को अंधेरे में रख करके, देश की संसद को वादा किया था, उस वादा खिलाफी करके रातों रात रिटेल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में लाया जाए। अब चने ममरे भूज का व्यापारी नहीं बेचेगा, विदेशी लोग बेचेंगे। पेन, पेंसिल, नोटबुक ये भूज का व्यापारी नहीं बेचेगा, कोई गोरा आकर के बेचेगा। ये निर्णय किया उन्होंने। व्यापारियों का हालत खराब हो जाएगी, उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, नौजवान बेरोजगार हो जाएगा। मान लीजिए भूज के अंदर कोई छाता बनाने की छोटी सी फैक्ट्री है और वो छाता बनाता है, 100 रुपए का छाता बना करके बेचता है, और वहां पर एक 50 नौजवान रोजी रोटी कमाते हैं। वो बनाता है, जिले में, जिले के बाहर, राज्य में अपना माल बेचता रहता है। अब इनकी योजना के कारण छाता चीन से बेचने के लिए आएगा, चीन वाला छाता 15 रुपए में बेचेगा, हिंदुस्तान वाला छाता 50 रुपए में बना पाएगा, तो किसका छाता बिकेगा? चीन का बिकेगा। यहां के छाता वाला बेकार, इस छाता बनाने वाले कारखाने में 50 लड़के काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार। कोई लेवल प्ले फील्ड नहीं है। दुनिया के देशों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो लोग लगे हैं, हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो लोग लगे हैं, दोनों के बीच लेवल प्ले फील्ड नहीं है। और इसके कारण सिर्फ व्यापारियों के व्यापार दुकान बंद हो जाएंगे ऐसा नहीं, छोटे उद्योगकारों के उद्योग बंद होने से लाखों नौजवान बेरोजगार होने वाले। ऐसा निर्णय देश के प्रधानमंत्री ने किया है। दोनों चीजें जोड़ करके जब मैं देखता हूं, आसाम की घटना और एफडीआई का निर्णय, बांग्लादेशियों का जोर जुल्म और दिल्ली में हो रहा गोरे लोगों का काम, तो भाइयों बहनों, मेरे मन में कहने का मन करता है कि अब्राहम लिंकन ने व्याख्या की थी, डेमोक्रेसी में सरकार कैसी होती है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने कहा था, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने व्याख्या नई बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेनर्स, बाय द फॉरेनर्स एंड फॉर द फॉरेनर्स। मित्रों, बहुत जिम्मेवारी के साथ में आज मेरा अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा हूं। बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं अपना गुस्सा प्रकट कर रहा हूं, और मैं देश के नौजवानों से प्रार्थना करता हूं कि देश को ऐसे हाथों में लंबे अरसे तक नहीं रहने देना चाहिए। जितनी मिनट ज्यादा देश ऐसे हाथों में रहेगा, स्वामी के विवेकानंद के सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। भाइयों बहनों, इन दिनों गुजरात के खिलाफ न जाने क्या क्या बातें कही जा रही है, किस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है। भारत को किस दिशा में ले जाना है जिनको पता नहीं,
और कहां ले गए देश ने देखा है। ये लोग रोज अखबार टीवी में आते हैं, दिन में 90 बार आपके घर में आते हैं और कहते हैं दिशा बदलो, दशा बदलो। अरे कांग्रेस पार्टी ने देश आजाद होने के बाद सरदार पटेल की दिशा अगर पकड़ ली होती तो हिंदुस्तान की ये दुर्दशा न हुई होती। और गुजरात ने सरदार पटेल की दिशा पकड़ी है, गुजरात आबाद हो गया है और कोई दिशा गुजरात को पकड़ने की जरूरत नहीं है। और किसी दिशा में जाने की गुजरात को जरूरत नहीं है। हमारे लिए सरदार पटेल की दिशा काफी है और सदियों तक सरदार पटेल की दिशा गुजरात को काम आने वाली है। ये देश में आतंकवाद कितने नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया। मित्रों, युद्ध में हमारे सैनिक जितने नहीं मरे, उससे ज्यादा हमारे सैनिक आतंकवादियों की गोलियों से मरे हैं। स्वामी विवेकानंद का स्मरण करने वाला देश कब तक चुप रह सकता है दोस्तों? कितने दुधमल नौजवानों के खून बहते रहेंगे, कितने लोग मारे जाएंगे और हम कितने दिन तक चुपचाप सहते रहेंगे। और तब जाकर के भीतर से आग उगलने का मन करता है दोस्तों, मन बेचैन हो जाता है। हमारे लिए स्वामी विवेकानंद एक आस्था है, हमारे लिए स्वामी विवेकानंद एक श्रद्धा है। और स्वामी विवेकानंद ने सपना देखा था, उन्होंने कहा था मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, एक दिन आएगा जब मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजित होगी। क्या स्वामी विवेकानंद के उस सपनों को पूरा करना हमारा दायित्व नहीं है? क्या स्वामी विवेकानंद के उन सपनों को जीने की कोशिश करना यह देश के युवक का कर्तव्य नहीं है? और अगर देश का युवक उन सपनों को संजोता है, उन सपनों को लेकर के जीता है और भारत माता को महान बनाने के लिए अपना कुछ योगदान करता है, तो इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई हो नहीं सकता। और उस कार्य के लिए हम चल पड़े हैं। मेरे नौजवान मित्रों, निर्णय आपको करना है। क्या हमें ये दिल्ली के रास्ते पर गुजरात को जाने देना है? मुझे जवाब चाहिए दोस्तों। क्या जैसी दिल्ली की बर्बादी हुई गुजरात की बर्बादी होने देनी है? जैसे देश के नौजवानों को रोजगारी के लिए भटकना पड़ रहा है, क्या गुजरात के नौजवानों को भटकने के लिए मजबूर कर रहा है? जिस प्रकार से देश बेरोजगारी का अड्डा बना हुआ है, क्या गुजरात को भी बेरोजगारों का अड्डा बनाना है? भाइयों बहनों, कभी कभी मुझे एक वाक्य याद आता है। रानी की झांसी ने कहा था, अंग्रेजों को कहा था। झांसी की रानी कहती थी, मेरी झांसी नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अंग्रेज आने से झांसी का क्या हाल होगा। हर गुजराती नौजवान की आवाज निकले, मेरा गुजरात नहीं देंगे। ऐसे पंजे में गुजरात नहीं जाने देंगे जो पंजा मेरे गुजरात को नोच ले, जो पंजे मेरा गुजरात की तिजोरी को खाली कर दे। ऐसे पंजों के हाथ में हम गुजरात कभी जाने नहीं देंगे। ये हमारी सोच होनी चाहिए भाइयों, ये हमारा मिजाज होना चाहिए। आप देखिए दोस्तों, 2004 में कांग्रेस पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो निकालिए और जो नौजवान इंटरनेट सर्फिंग करने की आदत रखते हैं, गूगल गुरु के जो शिष्य हैं, वे कांग्रेस पार्टी के वेबसाइट पर जाइए, 2004 और 2009 का मैनिफेस्टो देख लीजिए।
उस मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है, 2004 में कहा था कि हम हर परिवार में एक नौजवान को रोजगार देंगे। मिला है भाई? किसी को मिला है क्या? ये झूठे वादे क्यों करते हो? थोड़े तो शर्म करो। ये जनता पढ़ी लिखी है, जनता सब कुछ जानती है। कब तक उसकी आंख में धूल झोंकते रहोगे? 2009 में उन्होंने वादा किया था, मैनिफेस्टो में है कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 1 करोड़ लोगों को मिला है भाई? दिल्ली के कारण किसी को रोजगार? आवाज से जवाब दो दोस्तों, मिला है? ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे वादे कर रहे हैं, ये आपकी आंख में धूल झोंक रहे हैं। क्या लोकतंत्र इतना नीचे गया है कि आप जनता को मूर्ख बनाते चलो? इतना ही नहीं दोस्तों, अभी भारत सरकार का एक रिपोर्ट आया। वो रिपोर्ट कहता है कि पूरे देश में पिछले 5 साल में जो रोजगार मिला है उसमें 72% अकेले गुजरात में और 28% में पूरा हिंदुस्तान। ये रोज मेरे खिलाफ कीचड़ उछालते रहते हैं हमारे कांग्रेस के मित्र। रोज कांग्रेस के मित्र लिख करके रखो, जितना कीचड़ उछालोगे ज्यादा, उतना ही कमल ज्यादा खिलेगा। मित्र रोज नया कीचड़ उछालते रहते हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, ये दिल्ली की प्रधानमंत्री आपके हैं, सरकार आपकी है, आपकी पार्टी के नेता हैं, वो रिपोर्ट कर रही हैं कि 72% रोजगार गुजरात देता है, 28% में सारा हिंदुस्तान है। अरे कुछ तो करके दिखाओ, कहीं तो दम दिखाओ। भाइयों बहनों, हम खेल महाकुंभ का कार्यक्रम करते हैं। जब ओलंपिक होती है तो हम चर्चा करते हैं, 120 करोड़ का देश, हमें गोल्ड मेडल नहीं मिलता, हमें सिल्वर नहीं मिलता, हमें ब्रॉन्ज नहीं मिलता, हमको ये नहीं मिलता। महीने भर चर्चा चलती है, बात पूरी हो जाती है। मित्रों, देश कुछ करे या न करे, हमें तो कहीं से शुरू करना चाहिए। ये विवेकानंद युवक केंद्रों के माध्यम से हम खेल कूद को प्राथमिकता देना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे नौजवानों को, अरे भाई गीता वीता के चक्कर में मत पड़ो, जाओ फुटबॉल खेलो। ये विवेकानंद कहते थे। अगर विवेकानंद का ये सपना भी हमने पूरा कर दिया, खेलो, जम करके खेलो, दिन में 4 बार पसीना छूट जाए, इतना खेलो, मेरा गुजरात सशक्त हो जाएगा, मेरा गुजरात मजबूत हो जाएगा, मेरा गुजरात का नौजवान तेज तरार हो जाएगा। ये सपना मैं भी देखता हूं और इसलिए विवेकानंद युवा केंद्रों को हमने खेलने के साधन दिए हैं। खेलो, जम करके खेलो, और खेलते हैं ना, तभी तो खेल दिली का जन्म होता है। अगर स्पोर्ट्स नहीं है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे नहीं आता है। और इसलिए मैं तो कहा करता हूं, जो खेले वो खिले, वो ही खिलता है। और यही विवेकानंद युवा केंद्र खेल कूद की दुनिया में अपना नाम कमाए, खेल महाकुंभ के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन हो। स्कूलों में हमने, गुजरात ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई मित्रों, इसी विधानसभा सत्र में। आपके लिए खुशी की खबर है, पहली बार यह सोचा गया कि खेलकूद की अलग यूनिवर्सिटी। और आगे को मेरा सपना है, हर जिले में एक स्कूल होगा जो स्पोर्ट्स स्कूल होगा, जिसके सिलेबस में स्पोर्ट्स को प्राथमिकता होगी और जिसमें अन्य विषयों को कम किया जाएगा। अरे जिसके हाथ पैर चलते हैं,
उसके दिमाग में क्यों परेशानियां करते हो? उसको इतिहास पढ़ो, ठिकना बनो, फलान करो, व्याकरण पढ़ो। अरे छोड़ो यार, उसके खेलकूद में दम है, बढ़ने दो, वो अपनी जिंदगी का गुजारा कर लेगा। जिस नौजवान में जो सपना है, उस सपनों को पूरा करना ही मेरा काम है। सपने आपके, पसीना हमारा। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, दो महत्वपूर्ण घोषणाएं मैं करना चाहता हूं। और ये मेरे नौजवानों के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने योजना की है। मारी पहली जाहिरात छे, गुजरातनो कोई पण युवक એ કૌશલ્યવર્ધન કેન્દ્રમાંથી ભણીને નીકળ્યો હોય, એ આઈટીઆઈમાંથી ભણીને નીકળ્યો હોય, એને 12મું ધોરણ ભણ્યો હોય, 10મું ભણ્યો હોય, એ ગ્રેજ્યુએટ હોય, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ, પીએચડી હોય, એ એન્જિનિયર હોય, ડોક્ટર હોય, કોઈ પણ યુવક પોતાના વ્યવસાય માટે જ્યારે બેંકમાં લોન લેવા જાય છે, તો બેંક એને ધક્કા ખવડાવે છે, ગેરંટર લાવો। હવે પેલો કોલેજમાં ભણીને નીકળ્યો એને ગેરંટર કોણ મળે ભાઈ? ગેરંટર ના મળે એટલે લોન ન મળે। આજે હું જાહેર કરું છું, ગુજરાતનો કોઈ પણ યુવક અને કોઈ પણ યુવતી વ્યવસાયિક કે ઔદ્યોગિક કામ માટે આગળ વધવા માંગતી હશે, બેંકના ગેરંટર થવાની મારી સરકાર જવાબદારી લે છે। अगर जो डूबी गयो तो एना रुपया सरकार चुकवशे, पण बैंकोने मारो आग्रह छे कि मारा गुजरात ने पैसा मळे। मित्रों, आप जानो छो गेरंटर बनवुं केटલું कठिन काम होय छे, पण आ हुं कोरो चेक तमने लखी आपું છું। आ आपनुं कौशल्य जो करी बताओ दोस्तों। बीजું काम, આપણે ત્યાં आईटीआई કર્યા પછી, એન્જિનિયરિંગ કર્યા પછી વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે કારખાનાઓમાં કામ કરવા જાય છે, ત્યારે ઇન્ટર્નશિપ હોય છે એમની। 6 મહિના માટે, 1 વર્ષ માટે, 1.5 વર્ષ માટે, 2 વર્ષ માટે। એમાં 1490 રૂપિયા મળે છે ને। હું ભારત સરકારને લખીને થાક્યો, કાગળિયા કરીને થાક્યો કે તમે આ 1490 માં ન ચાલે, કાંઈ વધારો કે હરખું કરો, પણ મગનું નામ મરી પાડવા મનમોહનજી તૈયાર નથી। અને એમને બોલાવા કેટલું અઘરું કામ છે। ચંદ્રમા પર જવું સહેલું છે। ભારત સરકાર કઈ કરવા તૈયાર નથી। એથી અમે નક્કી કર્યું છે કે એપ્રેન્ટિસ તરીકે જે લોકો કામ કરે છે એમને આજે 1490 રૂપિયા મળે છે। ગુજરાત સરકારની તિજોરીમાંથી 1500 રૂપિયા દરેક વિદ્યાર્થીને આ પ્રકારને કામ મળે, અમે નક્કી કર્યું છે દર મહિને। જેને કારણે ગુજરાતમાં જે યુવા શક્તિને ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં હરણફાળ ભરવા માટે કામે લગાડવી છે, એ કામે લાગે એ માટે થઈને દર મહિને આજે 1490 મળે છે। એમાં હવે 1500 રૂપિયા બીજા મળશે અને એને આ કામ કરવાનો ઉત્સાહ ઉમંગ વધશે અને ગુજરાતના વિકાસમાં એની ભાગીદારી વધશે। ભાઈઓ બહેનો, હું અડવાણીજીનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે દિલ્હીમાં આટલી બધી ગરમી હોવા છતાંય, રાજકીય ઉથાપથલનું વાતાવરણ હોવા છતાંય, એનડીએના કામોનું પ્રેશર હોવા છતાંય મારતે ઘોડે આજે આપણી વચ્ચે આવ્યા। તરત એમને પાછા જવાનું છે, તેમ છતાં એમણે આવીને આપણું માર્ગદર્શન આપ્યું અને અમૂલ્ય ખજાનો એવી અનુભવની વાતો આપણી વચ્ચે કહી। હું અડવાણીજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આપ સૌ નવજવાનોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। સ્વામી વિવેકાનંદજીનો માર્ગ આ ભારતને મહાન બનાવવા માટે આપણે પણ કામે આવીએ। ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી।